अस्सलाम वालेकुम डियर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 10th क्लास न्यू बुक चैप्टर 14 जिसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको हर एमसीक्यूज का के रीज़न के साथ आपको पता होगा कि किस एमसीक्यूज का कौन सा ऑप्शन ठीक है और बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज ड्यू टू। सो डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन में पूछना ये चाह रहा है कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक सॉलिड, लिक्विड और गैस के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है, बुनियादी फ़र्क है, वो दरअसल क्या है। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है द डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। वो बोल रहा है कि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर सो फार। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिकल्स के केमिकल जो पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब पार्टिकल्स चाहे आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इन तीनों पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल भी नहीं। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ये भी नहीं हो सकता। द शेप ऑफ द पार्टिकल्स, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सॉलिड्स जो है इनकी डेफिनेट शेप होती है, जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती और गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, अल्फ़ा। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। सो जब हम हीट अप करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होता है? डिक्रीज़ होता है? बिल्कुल भी नहीं। इट इंक्रीज, यस। जब हम हीट अप करते हैं किसी भी लिक्विड को, हमारे पास फॉर एग्जांपल लिक्विड हमारे पास, अगर हम उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, उसको हीट अप करते हैं, तो लिक्विड वेपर्स में चला जाता है, उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है। सो फार बी इज़ द राइट आंसर। इट रिमेन सेम, नो। और डी ऑप्शन हमारे पास इनिशियली डिक्रीज़ करता है एंड देन इंक्रीज अपॉन फर्दर हीटिंग। पहले ये डिक्रीज़ करता है रेट ऑफ एवेपोरेशन और फिर फर्दर हीट करने पर ये इंक्रीज़ करता है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सिनेरियो में जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी इज़ द राइट आंसर हियर। थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है, द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर स्ट्रोंगेस्ट इन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शंस की, तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम, और प्लाज्मा जो है ये तो गैसेस की आयोनाइज स्टेट है। तो इसका मतलब है बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है, जबकि सॉलिड जो है दिस इज़ द राइट आंसर। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है? ऐसी अट्रैक्शन जो कि पार्टिकल्स के दरमियान में है। वर्ड जो इंटर है बेटा, इसका मतलब क्या है? बिटवीन। इंटर पार्टिकल, बिटवीन द पार्टिकल्स। The attractions, the attractive forces which are between the particles are called interparticle attractions, and these are strongest in, obviously ये किस में सबसे ज़्यादा strong होती है? Solid में सबसे ज़्यादा ये strong होती है। So dear students, अब हम बात करते हैं MCQs नंबर 4 की। Cooling the vapors of some gases change them directly to solid। इसका मतलब है हमारे पास गैस है, हमने क्या किया, गैस को कूल किया है, मतलब इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया है। तो अगर गैसेस को कूल करें और ये डायरेक्ट किस में चली जाए? सॉलिड में। तो डियर स्टूडेंट, हमने पहले पढ़ा था कि अगर गैस सॉलिड में चली जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेपोजिशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने सब्लिमेशन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसमें सॉलिड को जब हीटअप किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में वो ये हमें बता रहा है कि गैसेस को जब कूल किया जाता है तो ये सॉलिड में चली जाती हैं। तो इसका मतलब है दिस इज़ कॉल्ड डेपोजिशन एंड दिस इज़ इंटायरली अपोजिट टू द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाता है, जबकि डेपोजिशन में गैसेस जो हैं अपॉन कूलिंग दे आर डायरेक्टली चेंज्ड इनटू सॉलिड स्टेट। इवेपोरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लिक्विड वेपर्स में चला जाता है। कंडेंसेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें गैसेज जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सब्लिमेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाता है, जबकि डेपोजिशन इज़ द राइट आंसर, जिसमें गैसेज जो हैं वो डायरेक्टली किस में चली जाती हैं? सॉलिड में।
So deposition is reverse process to the sublimation. MCQs number 5. Physical state in which the particles possess the maximum energy. जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। मैटर की वो कौन सी फिजिकल स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? तो बेटा आपको पता है जिसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उसकी मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस केस में सॉलिड की बात करें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड में तो वाइब्रेटरी मोशन होती है और इसमें पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते। लिक्विड में थोड़े से पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करते हैं, गैसेज में उससे भी ज़्यादा तेज़ी से, लेकिन जो वेपर्स है इसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मोर देन एवरेज होती है, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जो वेपर्स हैं ये मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। सो MCQs नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। MCQs नंबर 6, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं उन पर प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन किस तरह से डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इट डिक्रीज, मतलब प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो उतना ही लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स में कम जाएंगे, मतलब प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। So far this is the right option here. Second है it increases with the increasing strength of attraction, कि अगर attractive forces strong हो जाएंगी तो उसकी वजह से process of evaporation बढ़ेगा, जो कि गलत है। process of evaporation नहीं बढ़ता। अगर strength of attraction बढ़ेगी तो molecules tightly attached हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और वो वेपर्स में नहीं जाएंगे, तो process of evaporation ज़्यादा नहीं होगा, बढ़िए नहीं बढ़ेगा। B is not the correct option here. Option C, it is independent. No. It first increases and then decreases? No, absolutely not. So MCQs number 6 का A जो है, this is the right option here. So next है हमारे पास MCQs number 7. Which gas will diffuse at the fastest rate? बहुत ही important है। Dear students, आपका जो मॉडल पेपर है जो आपके टेक्स्ट बुक के एंड पे दिया गया है, उन्होंने पैक्टा वालों ने अपने मॉडल पेपर में भी यही MCQs दिया हुआ है। सो चांसेस आर मोर देयर इस चैप्टर से ये जो MCQs है इसके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये MCQs भी समझा देता हूँ। वो बोल रहा है कि विच गैस विल डिफ्यूज़ एट द फास्टेस्ट रेट, वो कौन सी गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स HCl की, तो HCl में हाइड्रोजन का मैस है 1 प्लस क्लोरीन का मैस है 35.5, तो इसका टोटल जो सम है वो हो जाएगा, वो होगा 36.5। अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फ़र का मैस होता है बेटा 36 प्लस एक ऑक्सीजन का मैस है 16 और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। 16 2 ज़ा 32 प्लस 32 कितना होगा? 64। H2S में 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, जबकि 2 हाइड्रोजन का मैस 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस सल्फ़र का मैस है 32, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका जो आंसर है वो होगा 34। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का मैस है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का मैस है 16 और 2 ऑक्सीजन हम साथ में लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को। सो 16 2 ज़ा 32 प्लस 12 कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? 44। सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आपने इस तरह के MCQs का जो राइट ऑप्शन होगा उसको क्लिक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मैस। जिसका मैस बेटा सबसे कम होता है, लाइट वेट बॉडी कोई भी होती है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जिसका मैस सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। सो इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो 34 जो है वो सबसे लो वैल्यू हमारे पास, तो इसका मतलब है हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। बाकी नहीं हो सकते क्योंकि उन सब का मैस H2S से ज़्यादा है और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन H2S से बहुत कम होगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 8, द फेस चेंज A एंड B इन। अब A में वो क्या बोल रहा है कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर B में वो बोल रहा है कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में चला जाएगा। बेटा आपने
इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग कि गैसेस को जब हम फ्रीज करते हैं और अगर ये लिक्विड में चला जाए तो इसको हम मेल्टिंग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मेल्ट तो होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चला जाए, तो ए तो नहीं हो सकता। बी में देखें तो अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। सी में भी कंडेंसेशन है, ये भी ठीक हो सकता है। डी में बॉइलिंग है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड जो है वो बॉयल होकर वेपर्स में चला जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ए एंड डी तो हो ही नहीं सकते। अब या तो इसका बी राइट ऑप्शन हो सकता है या फिर सी हो सकता है, क्योंकि दोनों का फर्स्ट पार्ट कंडेंसेशन ठीक है। बी पार्ट को देखते हैं। बी में वो हमें ये बोल रहा है कि लिक्विड जो है ये किस में चला जाएगा, सॉलिड में। तो बेटा अगर हम वाटर को जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास, अगर हम फ्रिज के अंदर रख दें, इसको फ्रीज कर दें, तो इससे सॉलिड आइस बन जाती है, बर्फ बन जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग बोलते हैं। जबकि बी का जो सेकंड पार्ट है वो मेल्टिंग है, जो कि गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। और सी में सेकंड पार्ट है फ्रीजिंग, तो ये बिल्कुल ठीक है, जिसमें लिक्विड को अगर हम फ्रीज करें और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सिनेरियो में अगर हम MCQs नंबर 8 की बात करें तो इसका सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। सो लास्ट MCQs है हमारे पास, MCQs नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ स्टूडेंट नोटिस्ड फ्रोस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। एक स्टूडेंट है जो कि ग्राउंड पर, ज़मीन पर फ्रोस्ट को नोटिस करता है कि वो फ्रोस्ट जब वो ग्राउंड पे गिर रही होती है। अब फ्रोस्ट क्या होती है, जो सॉलिड फॉर्म में होती है। अक्सर आप सर्दियों के मौसम में इसको देखते हो, जो कोहरा वगैरह पड़ रहा होता है, आप इसको बोलते हो। सो एट 6:30 AM, सो अर्ली मॉर्निंग अगर हम देखें 6:30 पे सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में, तो फ्रॉस्ट पड़ रही होती है, कोहरे वगैरह पड़ रहे होते हैं ज़मीन के ऊपर। एंड डिसअपेयरिंग बाय 8:30, जैसे ही सन राइज हो रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है मॉर्निंग टाइम पे 8:30 तक, तो आप देखते हो कि वो जो फ्रॉस्ट है वो गायब हो जाती है। सो यहाँ पे वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि विच फेस चेंज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट किस फॉर्म में थी बेटा, सॉलिड फॉर्म में थी, इनटू वाटर वेपर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें, वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि फ्रॉस्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, अगर ये डायरेक्ट चली जाए वेपर्स के अंदर, तो इसमें कौन सी फेस चेंज रिस्पॉन्सिबल थी। मतलब इस किस्म की फेस चेंज को हम क्या बोलेंगे, जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर्स में चला जाए, मतलब गैस में चला जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। मेल्टिंग में देखें तो इसमें लिक्विड गैस में चला जाता है, ये नहीं हो सकता है। इवेपोरेशन में लिक्विड वेपर्स में जाता है, जबकि वो हमसे पूछ रहा है सॉलिड जो है वो वेपर्स में जाएगा। डेपोजिशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें गैस जो है वो सॉलिड में चली जाती है। तो सॉलिड वेपर्स में किस में जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन में। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू द वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ज़्यादातर होता यही है कि लिक्विड सॉलिड को जब हम हीटअप करते हैं तो वो लिक्विड में चला जाता है, बट समहाउ अगर सॉलिड को अगर हम हीटअप करें और ये लिक्विड में नहीं जाता बल्कि डायरेक्ट वेपर्स में चला जाए, तो इस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सो अगर हम बात करें MCQs नंबर 9 की, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस चैनल द एकेडमिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आपके लिए बनानी है वो 10th केमिस्ट्री का यही जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 1, इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और उसके बाद इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं। इस साल भी आए थे 9th क्लास में, आपने खुद एग्जाम दिए थे तो आपको अच्छे से आइडिया है। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी 6 हैं। मैंने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फाइल तैयार किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसको कंप्लीट डिटेल से आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी शेयर करूँगा, आपको समझाऊँगा भी सही, और उसमें 3D एनिमेटेड पिक्चर्स भी हैं, इमेजेस हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, मैंने वो भी ऐड की हैं।